दुनिया में सेक्स की बातें इतनी चल रही है और सेक्स इतना सा चल रहा है, सेक्सटिंग हो रही है, उस पर खूब लोग लिख रहे हैं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। दिमाग में ज़्यादा कर रहा है, बेड पे कम कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में लोग शादी करते हैं तो वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एक ड्यूटी समझ लेते हैं कि ये तो रोज़ करना है, नई नई शादी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारे कपल्स की एक दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेते और वो ये रूल बना लेते हैं कि घर के अंदर अपन काम की बातें नहीं करेंगे। उसके स्ट्रेस, उसके जीवन में क्या स्ट्रेस चल रहा है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए एक अलग मेंटोर ढूंढ लेगी वो। किसी और को स्ट्रेस पता चल गया तो ले जाएगा हल सोल्यूशन बता के ले जाएगा। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अलग और डिफरेंट, क्योंकि आज हमारे साथ फिर से वन मोर टाइम मौजूद है रिलेशनशिप काउंसलर विकास चौधरी भाई। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, आजकल जो रिलेशनशिप्स को लेके इतने इश्यूज चल रहे हैं मार्केट में, नॉट जस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ में भी, तो जो भाई हैं सॉल्व करते हैं साइकोलॉजिकली। इन्होंने पढ़ाई करी है तो लोग इनको कंसल्ट करते हैं और भाई को अप्रोच करते हैं तो रिलेशनशिप इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। और एंड ऑल्सो भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली ऑफ कैमरा भी कि सेक्सुअल इश्यूज़ को लेकर भी रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं, नॉट जस्ट बायोलॉजिकली बट साइकोलॉजिकली ऑल्सो। तो उन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है भाई आपका फिर से हमारे शो पे। थैंक यू सो मच दीपक भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आप लोगों से मिलना। ये तो खुशनसीबी है यार दोबारा आप लोगों के बीच में भाई ट्यूनिंग ऐसी बैठ गई है ना हमारी बढ़िया भाइयों वाली, तो मजा ही आता है जब भी मिलते हैं। सही बात है। तो भाई कुछ बताओ यार, कैसी कैसी आजकल इश्यूज आपके पास आ रहे हैं और पहले एपिसोड के बाद क्या रिस्पांस रहा, लोगों ने आपको रीच आउट करा, क्या इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम्स है? हाँ, पहले एपिसोड के बाद लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब ऐसी चीज़ें जो लोग कई बार नहीं सोच पाते, या हमारे खुद के साथ भी कई बातें ऐसी चल रही होती है बट वो क्या सिचुएशन है, उसका क्या नाम है, उसमें क्या किया जाए, ये सब चीज़ें लोगों को नहीं पता होती। तो पिछला पॉडकास्ट जो था वो काफ़ी हेल्पफुल था। बहुत सारे लोग हमारे पास आए भी थे कि उनकी प्रॉब्लम्स को लेके या ये सब चीज़ों को लेकर। तो अगेन वो वाली बात फिर प्रूव हुई कि कपल एजुकेशन जो है वो नीड है, वो ज़रूरत है। उस बारे में लोग चाहते हैं कि बातें हो, रिलेशनशिप्स क्यों टूटते हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों इतनी क्राइसिस है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत नॉलेज और बहुत विजडम हो चुकी, बहुत पॉडकास्ट, बहुत वीडियोस, दुनिया भर के लोगों को खूब देखना, पढ़ना, सीखना। इंसान दिन में 2.5 घंटे इंटरनेट चला रहा है, खूब ज्ञान बटोर रहा है, पर रिलेशनशिप में नहीं खा रहा। वहाँ तो क्राइसिस ही है। आप देखें ना, पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया में डिवोर्स केसेस 350% बढ़े हैं। 350%? 350% डिवोर्स केसेस बढ़े हैं। और पिछले 2 डिकेड में इंटरनेट भी बढ़ा है, हमारा ज्ञान भी बढ़ा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, हम लोग एडवांस हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, बट रिलेशनशिप में कुछ भी काम नहीं आ रहा। तो फिर रिलेशनशिप कैसे सर्वाइव करें? तो उसके लिए जो लोग सच में सफ़र कर रहे हैं वो बाय हुक और क्रुक चाहते हैं कि कुछ भी करके कोई सॉल्यूशन मिले, कोई बता दे कि क्या चीज़ें की जाए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या रीज़न हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है यार, और अच्छा है। इसके लिए तो आप लोगों को साधुवाद है नहीं भाई, पहले ये टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट को एकदम आगे फोर फ्रंट पे रख रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू हज़ारों लाखों लोगों तक बात जाती है। भाई इससे पहले हम उस मुद्दे पर जाएं कि कोई हमें मिल जाए जो हमें बता दे हम क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास कैसी कैसी समस्याएं अब आ रही हैं। लोगों आपके पास क्या बोलते हैं कि यार इस चक्कर में हमारा रिलेशनशिप नहीं चल रहा, मैं ये फेस कर रहा हूँ। आमतौर पर मार्केट में चल क्या रहा है ये बताओ। 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। बिहेवियरल इश्यूज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी में, ठीक है, कि ये पहले ऐसा था, अब ऐसा रहने लग गया है, इसका एटीट्यूड चेंज हो गया है, अब इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ मैं, है ना। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तो ध्यान भी नहीं देते हैं। दूसरा, डिजिटल बाउंड्रीज सेट नहीं है लोगों की, है ना। हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हैं और दोनों रील्स चला रहे हैं और घंटों घंटों चला रहे हैं, खाना खाते टाइम भी रील्स चल रही है, फ़ोन चल रहे हैं। तो अब आप देखिए कि टाइम ऐसा आ गया है कि हमको रिलेशनशिप में अपनी डिजिटल बाउंड्रीज़ को भी सेट करना पड़ेगा कि हम घर में कितना फ़ोन यूज़ करें इसकी वजह से भी रिश्ते टूट रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। किसी को भी रीच आउट कर लो, किसी से भी बात कर लो, कोई भी इंसान बहुत जल्दी इंटरेस्ट दिखा देता है। एक और मेजर प्रॉब्लम जो हमने महसूस की पिछले एक लंबे समय में, वो ये कि इमोशन का इंटेंसिटी बहुत वैसा हो गया, फ्लक्चुएट होता है फटाफट से। यानी कि आप देखिए कि एक व्यक्ति ने अगर थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो जाके फटाक से खर्चा कर देगा, थोड़ा सा कर्जा हो गया तो डिप्रेशन में चले जाएगा, थोड़ा सा कोई पसंद आ गया तो सीधा उससे प्यार हो जाएगा,
और थोड़ा सा अगर किसी से नाराज़गी होगी तो सीधा ब्रेकअप करना है। मतलब आप इमोशन को देखिए कि सुबह यहाँ पे और शाम को यहाँ पे एकदम से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, डेप्थ नहीं है, पेशेंस नहीं है, इंसान उस इमोशन में रुकता नहीं है, इम्पल्सिव हो गया है, फटाफट से उसके सेंटिमेंट चेंज होते रहते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से इंसान के बिहेवियर में कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। और ये सब कारणों से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और ऐसे में एक दूसरा इंसान आ जाए अगर आसपास कहीं जिसके साथ बन रही है तो व्यक्ति वहाँ कनेक्ट करना शुरू कर देता है। और फिर वो ये भी तो महसूस करता है कि यार, लोग जैसे बोलते हैं ना ऐसे कि यार मैं उसके साथ बहुत अलाइव फील करता हूँ, उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ, आई फील फॉर हर, आई फील फॉर हिम, ये सारी बातें होती हैं। तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि अगर किसी इंसान के साथ मुझे बात करके खुशी मिलती है तो क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो फिर वो अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे लोगों में अपना हैप्पीनेस ढूंढ लेता है, तो फिर वो एफर्ट्स डालना कम कर देता है। ये सारी चीज़ें बहुत हो रही है। भाई आप जैसे आपको तो सारा स्टैट पता है कि भाई लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, तो हमसे पूछना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है, लड़कियों की ज़्यादा है या लड़कों की ज़्यादा है जो रिलेशनशिप तोड़ना जल्दी चाह रहे हैं? मतलब ये कुछ आप बता सकते हो रेशियो आजकल क्या चल रहा है? ऐसे एकदम से कुछ कह देना कि ये ज़्यादा कर रहे हैं ये तो ठीक नहीं है, बट फिर भी मैंने देखा है कि रिलेशनशिप को सस्टेन रखने के लिए ज़्यादातर कोशिशें फीमेल्स की ज़्यादा होती है। आप कह सकते हैं कि 55-45 ठीक है, एक फ़ीमेल ज़्यादा चाहती कि वो वहाँ रहे। एक और चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है जानने की कि पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग्स होती है लोगों की जिसके साथ हम पैदा होते हैं। देखिए हम सब पैदा हुए हैं तो कुछ तो लेकर आए ना, इनहेरिट करके, सब कुछ थोड़ी ना बाहर से सीखा है, एक माइंडसेट तो लेकर पैदा हुए हैं उसको प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग मतलब कि आप देखिए कितने मज़े की बात है कि एक सर्टेनिटी वाला ट्रेट है। वो ट्रेट ऐसा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी सिक्योर चाहता है, कंफर्टेबल चाहता है और प्रेडिक्टेबल चाहता है, वो कोई रिस्क नहीं चाहता, कोई एडवेंचर नहीं चाहता। वो दिन के 10 घंटे वो नौकरी करता है जो उसको करना पसंद भी नहीं है, बट इसलिए करता है क्योंकि उससे जो पैसा आता है उससे लाइफ कंफर्टेबल चलती है तो उसको रिस्क लेना नहीं पसंद है, वो व्यवस्थित रहता है, अप टू द मार्क उसका काम चलता रहता है। अगर वो ट्रिप पे भी घूमने जा रहा है तो 2 दिन पहले बैग पैक हो जाएगा, कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, सारे अरेंजमेंट्स एकदम रेडी हो जाएंगे। ये वो व्यक्ति है जो जिसका कैफ़े भी फिक्स है कि यहीं जाके बैठना है, टेबल भी फिक्स है कि यही इधर ही बैठना है, ऑर्डर भी क्या करना हो, 4 चीज़ें फिक्स है ये सर्टेनिटी वाला इंसान है। ये एक प्रोग्रामिंग जो लोग लेके पैदा होते हैं, ऐसी 6 प्रोग्रामिंग्स होती है। अब आप देखिए कि ये व्यक्ति अगर इसको पता लगे कि इसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, इसका पार्टनर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा पता है? ये सोचेगा कि यार रिलेशनशिप तोड़ दूंगा, फिर नया बनाऊंगा, पता नहीं नया व्यक्ति कैसा होगा, लाइफ में फिर झिकझिक ना हो जाए, टेंशन ना हो जाए। तो ये व्यक्ति ना उसी रिलेशनशिप में रहने की कोशिश करेगा, चाहे थोड़ा सफ़र भी करना पड़ रहा है। एक PIP होती है, एक प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग कौन सी होती है, जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। ऐसे लोग जिनको एडवेंचर पसंद है, जिनको नयापन पसंद है, जो चीज़ों से जल्दी बोर हो जाते हैं, जिनको हर मोमेंट कुछ नया चाहिए, जो लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज कर देते हैं। कोई ट्रिप पर गए और एक दिन एक्सटेंड करना है तो कर लिया कि अरे हाँ देख लेंगे, मज़ा आएगा। एक दिन पहले आना पड़ गया तो हाँ ठीक है देख लेंगे। IIT IIM से सेलेक्ट हो गए, 1 करोड़ का पैकेज लग गया तो जॉब छोड़ देंगे कि नहीं खुद का कुछ करेंगे। मतलब इनको एडवेंचर पसंद है, ये रिस्क लेना खूब पसंद करते हैं, ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं लोगों से। अब अनसर्टेनिटी वाले इंसान की अगर सर्टेनिटी वाले से शादी हो जाए तो अनसर्टेनिटी वाले को ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान मेरे को मिल गया है ना, क्योंकि उसका हर चीज़ फिक्स है, उसको कुछ एक्सप्लोर करना ही नहीं है, उसको कुछ नया करना ही नहीं, उसको रिस्क लेना ही नहीं है। तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी अपना पार्टनर चेंज कर देगा। और सर्टेनिटी वाला इंसान सफ़र होता रहेगा उस रिलेशनशिप में, बट वो पार्टनर चेंज नहीं करेगा, उसको ऐसा लग रहा है यार कौन फिर से नई टेंशन मोल लेगा, है ना। तो क्या होता है ना कि हम कुछ प्रोग्रामिंग्स के साथ पैदा होते हैं और वो प्रोग्रामिंग्स हमारी ज़िंदगी भर के फैसलों में हमको कहीं ना कहीं एक तरह से पुश देती है, राइट। वो हमारी लाइफ का एक सेंट्रल आइडिया होता है कि यार सेफ सिक्योर्ड लाइफ जीते रहो, तो वो सर्टेनिटी वाले का वो रहता है। अनसर्टेनिटी वाले को ऐसा लगता है कि यार ऐसी क्या ज़िंदगी, नहीं चाहिए, हटाओ। अच्छा, अनसर्टेनिटी वाले के साथ एक और ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है कि अगर इनको ये पता लग जाए कि पहले वाला पार्टनर अच्छा था और ये अच्छा नहीं है, तो ये बहुत जल्दी कोप अप कर लेते हैं। ऐसा बोलते हैं ठीक है यार, जैसा ऊपर वाला चाहेगा जीवन में वही होगा, अब ऐसे थोड़ी ना कि हर दिन एक जैसा रहेगा, लाइफ में अप एंड डाउन चलते ही रहता है। और अगर सर्टेनिटी वाला इंसान जो है उसकी लाइफ में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो ज़िंदगी भर रोता रहेगा कि यार गलती की उसको छोड़कर, यार वो नहीं करना चाहिए था, है ना। आप समझ रहे हैं मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि सर उसने मेरे को धोखा दिया है, उसने ऐसा किया है वैसा किया। उसको कभी तो रियलाइज़ होगा ना कि उसने गलत किया है। तो अब कैसे उनको समझाएं कि अगर वो अनसर्टेनिटी वाला है तो कभी नहीं होगा क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अगर कुछ मुश्किल भी आ रही है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं
है ना। उन्होंने कोई बहुत अच्छी जॉब छोड़ दी और फिर नया काम चालू किया और वहाँ स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो वो उसको अपनी रियलिटी मान लेते हैं कि ठीक है यार जो है अच्छा है। तो ये वैसा है। तो अब इसमें मेल फीमेल से मतलब नहीं है, आप किस प्रोग्रामिंग के साथ पैदा हुए हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहोगे या उसको बदल देना चाहोगे। तो भाई जैसे अभी हम एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि कई बार लोग कहते हैं कि आई फील मोर अलाइव, मैं ज़्यादा खुश किसी तीसरे के साथ होता हूँ, और आपके पास जब ये केस आता है तो आप क्या सजेस्ट करते हो जनरली, क्योंकि एक बंदे की खुशी भी इम्पॉर्टेंट है और उसका रिलेशन भी, तो आपका क्या टेक रहता है उधर? शाहरुख खान ने बिल्कुल ठीक ही बोला था कि प्यार दोस्ती है ना। क्योंकि शाहरुख खान की शादी हो गई होगी शायद तब तक, और 2-4 साल भी निकल गए होंगे ठीक है, उसके समझ में आ गई होगी कि कितना रोमांस करेगा इंसान एक आदमी के साथ, कितना सेक्स करोगे यार, कितना प्यार एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे को लेके, कभी तो ये सब चीज़ें ओवर हो जाएगी ना, फिर क्या, फिर कैसे जियोगे। तो इसलिए उसने क्या बोला कि प्यार दोस्ती है। क्योंकि क्या होता है, अब इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए कि ये हार्मोनल है पूरा मामला। एक व्यक्ति जब रिलेशनशिप में आता है किसी के भी साथ, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, डोपामिन रिलीज़ होता है टेस्टोस्टेरोन तो है ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में वो बहुत अच्छा वाली फीलिंग है, खूब मज़ा आ रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, वो इंसान से मिलना, उससे खूब बातें करना, खूब टाइम स्पेंड करना, सब कुछ एकदम बहुत हैपनिंग हो रहा है। अब वो इंसान के साथ टाइम बीतता चला जाता है, तो धीरे धीरे करके आप देखिए कि एक ही इंसान के साथ आप रोज़ सेक्स नहीं कर सकते, आपका ब्रेन स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी टेस्टोस्टेरोन है बट वो इंसान के साथ नहीं फंक्शन कर रहा ठीक है। दूसरा, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता। एक ही इंसान को लेकर रोज़ उसी को देख रहे हो, कितना प्यार फील करोगे इतना प्यार फील करोगे, तो वो कम हो जाता है। तो कई सारे लोग ना उस एक्सपीरियंस में बार बार जाना चाहते हैं। कई सारे लोगों को लगता है यार वो क्या मज़ा था यार शुरुआती फेज़। तो आप ज़िंदगी में अगर 10 बार रिलेशनशिप में पढ़ोगे ना, 10 बार वो एक्सपीरियंस आपको होगा। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो टेम्परेरी है, वो 10 बार ख़त्म भी हो जाएगा। तो लोगों को क्या लगता है कि अब अगर उनको कोई और इंसान अच्छा मिल गया, जब उनको अलाइव फील हो रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो परमानेंट फीलिंग है, वो सच्चा प्यार है शायद। कुछ नहीं है, फेड अवे वो भी फेड हो जाएगा। जाएगा। हाँ, वो टाइम भी निकल जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो इंसान भी एक टाइम के बाद आपको बोर कर देगा, फिर आप तीसरे। और कई सारे लोग करते रहते हैं, रिलेशनशिप बदलते रहते हैं हर 2-3 साल में नए लोगों के साथ, क्योंकि वो उस एडिक्शन में है, उस फीलिंग में बार बार जीना, उसको एक्सप्रेस खुद को करते रहना, अच्छा फील करवाते रहना, और ये सारी चीज़ें। तो ऐसा भी होता है। असली फेज़ आपके हिसाब से, मतलब जो मुझे अभी समझ आ रहा है, अगर सक्सेसफुल रिलेशनशिप चलाना है, मतलब वो मेरे ख्याल से तब है जब आप अगर शांत भी बैठे हो ना, और आपको एक दूसरे कुछ कह भी नहीं रहे हो, फिर भी खुश हो, ज़्यादा कुछ चिक नहीं, मतलब रोमांस भी ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन आप नॉर्मल हो। जितना आप नॉर्मल रहोगे, वो जब स्टेज आ जाएगी उसको आप एक्सेप्ट कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से शादी करने वाला है, ठीक है, वो कितना अच्छा दिखता है, वहाँ कितना रोमांस है, कितना प्यार फील हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना ओवरशैडो हो जाती है अगर कॉमन इंटरेस्ट अच्छे हों आपके। कॉमन इंटरेस्ट मतलब कि हमको क्रिकेट मैच दोनों को देखना पसंद है, हमको दोनों को फिटनेस पसंद है, हमको रीडिंग पसंद है, हमको राइड पे जाना पसंद है हमको गार्डनिंग करना पसंद है, हमको म्यूज़िक पसंद है, हमको डांस पसंद है, इससे दुनिया भर के शौक़ होते हैं। अगर आपके किसी इंसान के साथ कॉमन इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, तो उधर प्यार हो या नहीं हो, आपको इंसान की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं? आपको पता है कि आप भी फूडी हो, वो भी फूडी हो, तो आपके बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है, आपको लगा है सर छोड़ना यार, चलते हैं बाहर कुछ खा के आते हैं, ठीक है। 2 लोग दोस्त क्यों रहते हैं, दोस्त क्यों बनते हैं, जबकि दोनों बहुत अलग है, दोनों की फ्यूचर एम्बिशन कुछ भी मैच नहीं कर रही, बट कोई ना कोई एक ऐसा इंटरेस्ट है जो दोनों का कॉमन है, जो उनको जोड़ के रखता है ना। और वो ज़िंदगी भर उनके बीच में लड़ाई भी हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाएगी। सपोज आप और मैं क्रिकेट के बहुत शौकीन है, तो ये क्रिकेट ही अपने को जीवन भर जोड़ के रख देगा सिंगल एक कॉमन इंटरेस्ट। तो आप रिलेशनशिप में किसी के साथ पढ़ रहे हो, तो वहाँ रोमांस है, प्यार है, सेक्स है, ये है वो है या नहीं है, बट कॉमन इंटरेस्ट अगर है तो वो इंसान के साथ आप ज़िंदगी भर बोरियत में नहीं जाओगे। तो भाई ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास कि कपल में दोनों के एक भी कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, तो इतनी लड़ाइयाँ बढ़ जा रही हैं? दीपक भाई, प्रॉब्लम क्या होती है कि कपल जब कॉन्फ्लिक्ट में आता है, जब प्रॉब्लम्स में आता है, नेगेटिविटीज़ में आता है, तो वो ये ढूंढना बंद कर देता है कि कॉमन इंटरेस्ट कितने हैं। वो ये देखना शुरू कर देता है कि डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं, कितनी चीज़ें मैच नहीं करती, हम दोनों कितने अलग हैं, हम कितना अलग सोचते हैं। उसका फोकस उस चीज़ पे शिफ्ट हो जाता है, इंस्टेड कि वो ये देखे कि यार हमारी ये 2-3-4 चीज़ें तो एक जैसी है और इसके लिए तो हम रह ही सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक बहुत मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजिकल ही बात है पूरी। एक होता है DDG, एक प्रोसेस होता है, मतलब DDG। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हूँ 2-4 मिनट लेके। हाँ। जैसे इस घर में मान लीजिए हम 25 साल से रह रहे हैं। अब मैं किसी दिन निकला,
पास वाले अंकल क्रॉस हुए और आगे जाके मेरी गाड़ी किसी से टकरा गई। फिर 4-8-10 दिनों के बाद, मैं तो रोज़ निकल रहा हूँ, पर 8-10 दिनों के बाद फिर ऐसा कुछ हुआ कि मैं निकला, पास वाले अंकल क्रॉस हुए और आगे जाके मेरा चालान बन गया, है ना। अब दिमाग ने एक पैटर्न पकड़ना शुरू किया कि जब फिर तीसरी बार फिर मैं महीने 15 दिन में कभी निकला, अंकल क्रॉस हुए और आगे जाकर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अंकल मनूस है, अंकल पनौती है, ठीक है। आप मुझे बताइए 25 सालों में क्या अंकल 3 ही बार निकले थे क्या? कितनी बार निकले थे? बट हमारे ब्रेन ने वो 3 चीज़ों को ढूंढा, उनको याद रखा, है ना, और उन 3 एक्सपीरियंस के अलावा बाकी सारी ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंसेस को डिलीट कर दिया। तो DDG में पहला जो D है वो क्या है? डिलीशन। दूसरा डिस्टॉर्शन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आई उसको तोड़ मोड़ देना, है ना। ठीक है, 3 बार अंकल क्रॉस हुए और कुछ नेगेटिव हुआ, पर 10 बार क्रॉस हुए थे और नेगेटिव नहीं भी हुआ था, बट आपने अब उसको क्या कह दिया? अंकल मनूस है ना। ये आपने क्या कर दिया? इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर दिया, तोड़ मोड़ दिया और फिर आपने उसको जनरलाइज कर दिया कि यार ये अंकल अगर निकले ना तो रास्ता बदल लेना आप, है ना। जैसे कि वाइफ, आप घर गए और वाइफ ने पानी ला कर दे दिया, वो रोज़ ये करती है। अब वो किसी दिन नहीं दे पाई, थोड़ा लेट हो गया, एक बार हो गया, फिर 15-20 दिन, महीने भर में कभी ऐसा नहीं दे पाई, तो रियल इन्फॉर्मेशन ये है कि हाँ ये आज तक 2 बार आपको टाइम से पानी नहीं दे पाई। पर डिलीशन क्या होता है कि यार अब तुम पहले जैसे नहीं हो, अब तुम्हारे लिए मैं सीरियस, तुम मेरे लिए उतनी सीरियस नहीं हो, राइट। तो उसके अलावा जितनी भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी सब डिलीट, सिर्फ ये याद रह गया। और पानी नहीं दिया टाइम पर, ये फैक्ट है, बट अब तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो या अब तुम मुझे उतना प्यार नहीं करती हो, ये इन्फॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन है। लेकिन भाई ये और फिर इसको जनरलाइज कर देना कि अब हमारे रिश्ते में वो बात नहीं है, और फिर इसी को अपना सच मान लेना। अब आप अगला स्टेप समझिए कि जब आपने इसको सच मान लिया, मतलब हमारा ब्रेन जो है ना वो खेलता है हमारे साथ, इसलिए ब्रेन की प्रोग्रामिंग को थोड़ा बेसिक समझ लेना चाहिए कि अब हमने ये मान लिया है कि अब हमारे रिश्ते में वो बात नहीं रही, है ना, ये जनरलाइज कर दिया। अब मैं और मेरी वाइफ के बीच में मेरा दिमाग सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करेगा जो नेगेटिव हो रही है, जो इस पॉइंट को प्रूव कर रही है, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देगा, क्योंकि आप देखिए एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर दिन भर में ऐसा बोलते हैं कि 52,000 थाट्स आते हैं दिन भर, 52,000 थाट्स। अगर हमारा ब्रेन हर थाट को प्रोसेस कर देगा तो फट जाएगा। तो हमारा ब्रेन इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो अपने आप इन्फॉर्मेशन को डिलीट करते जाता है। आप घर से निकले 10 किलोमीटर यहाँ तक आए, आपने आसपास बहुत कुछ देखा, ब्रेन अपने आप डिलीट करते जा रहा है। अब मैं पूछूंगा रास्ते में ये टकराया था क्या, आप बोलोगे पता नहीं यार होता है ना ऐसा। पर आप देखिए ये चीज़ भी कि वो हज़ारों गाड़ियाँ जिस रोड पे चल रही, वहाँ पर एक गाड़ी का नंबर वो है जो आपकी गाड़ी के नंबर से मैच करता है, तो आपकी नज़र उस पर चली जाएगी, या आपके मोबाइल नंबर से मैच करता है तो उस पर चली जाएगी। मतलब हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से ढूंढ लेता है जो वो सोचता रहता है या जो उसके कॉन्शियस में है, ठीक है। तो ब्रेन बहुत सिलेक्टिव है, तो हमको अपने ब्रेन को यूज़ करते आना चाहिए कि हम उससे क्या काम करवाएं क्या ना करवाएं। अब कपल ने ये फोकस करने की जगह कि हमारे कॉमन इंटरेस्ट क्या है, इस पर फोकस शिफ्ट कर दिया है कि अब हमारे डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब उनको डिफरेंसेस ही दिख रहे हैं। अब पूरी ज़िंदगी भर में जो जो चीज़ें गड़बड़ हुई है उनको सब याद रह जाएगी, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। तो हम कपल्स को बिठा के पर्चा देते हैं कि भाई एक काम करो, ये अपने हस्बैंड की ज़रा 10 अच्छी बातें तो लिखो और आप अपनी वाइफ की लिखो। और फिर जब लिख के देते हैं और जब मैं पढ़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि सच में इतने अच्छे हैं क्या, इतने अच्छे आपके हस्बैंड? नहीं सर ये तो पहले थे, अब नहीं है। मैंने नहीं वो अब भी है, बट अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है? डिलीशन में जा रही है ना। और वो बंदा जो घर आ रहा है आज भी उसकी वाइफ उसको पानी दे रही है, खाना बना के दे रही है, उसका बच्चों का ख्याल रख रही है, उसके इन-लॉज का ख्याल रख रही है, सब कुछ कर रही है, बट हस्बैंड को क्या लगता है पता है? अब ये पहले जैसी नहीं है, अब दिन भर तेरे लिए सबका ख्याल रखती है वो, बट वो सब डिलीशन में जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस वजह से भी इंसान बहुत जल्दी इस डिसीजन पे आ जाता है कि अब रिलेशनशिप में वो बात नहीं है, दूसरे ऑप्शंस रेडी खड़े हैं, तो वो इधर से उधर हो जाता है। पर विकास भाई ऐसे भी तो केस होंगे जहाँ पे कोई कॉमन इंटरेस्ट मैच ही नहीं करा लेकिन फिर भी रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। कॉमन इंटरेस्ट कैसी चीज़ है ना पीयूष भाई कि वो एक्सप्लोर की जा सकती है। कॉमन इंटरेस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बाय बर्थ मैं सिर्फ 10 इंटरेस्ट लेके पैदा हुआ हूँ, एक्सप्लोर हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर आप देखने जाओगे, आप और मैं बैठकर अभी डिसाइड करें कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है, मुझे क्या पसंद है, या फिर क्या ऐसी चीज़ है जिसमें हम दोनों का इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, अभी 2-4 इंटरेस्ट निकल आएंगे। पर बहुत बेसिक प्रैक्टिस है, लोग नहीं करते और वो उन कामों में ध्यान भी नहीं देते, उन बातों पर लड़ते रहते हैं जो सही नहीं है। भाई एक बात बताओ कि जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक इंसान के साथ आप कितना ही सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाओगे, कितना ही रोमांस कर लोगे, इसी के लिए बहुत सारे मैरिड लोग स्पेशली मेल्स और फीमेल्स भी आजकल एक पार्टनर रखते हैं जस्ट फॉर सेक्स,
कि मतलब रिलेशनशिप चल रहा है और चीट कराते हैं, इन द सेंस कि गए, सेक्स करा, आ गए वापस और बताया नहीं एक दूसरे को। तो ये किस हद तक सही है, गलत है, क्या है इसका सीन? अगर आप कोई और किसी और मतलब एक तरीके से तो आप चीट ही कर रहे हो और पर आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप बस सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हो। जब एक्सपेक्टेशंस की बात आती है तो कुछ होती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कुछ अनरियलिस्टिक होती है ना। अगर आप ये बोलो कि तुझे क्या पहनना है और कैसे रहना है ये मुझसे पूछ, तो ये अनरियलिस्टिक हो सकती है कि यार ये ठीक नहीं है। बट अगर मैं मेरी वाइफ से ये भी एक्सपेक्ट ना करूँ कि वो लॉयल रहे, वो मुझसे प्यार करे या वो मेरी इज्जत करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये तो रखी जा सकती है। तो लोग जब शादी करते हैं तो इतनी उम्मीद तो रखते हैं कि वो लॉयल्टी नहीं ब्रेक करेंगे। तो सही तो ये कतई नहीं है अगर वो बाहर कुछ कर रहे हैं तो, ठीक है। और मैं आपको फिर बताऊं कि दुनिया में सेक्स की बातें इतनी चल रही है और सेक्स इतना सा चल रहा है बातें बहुत हो रही है, सेक्सटिंग हो रही है, उस पर खूब लोग लिख रहे हैं ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप अपनी फ्यूचर वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, उससे भी बात कर रहे हो, जब इस तरह की सेंशुअल जब कॉन्वर्जेशंस होती है तो लोग इन सब चीज़ों के बारे में खूब बातचीत करते हैं। बट इस डायनामिक को तो समझना पड़ेगा ना कि ये चीज़ नहीं वैसे हो सकती। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में, बाहर का मुझे नहीं पता, बट हमारे इंडिया में ऐसा है कि लोग शादी करते हैं तो वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एक ड्यूटी समझ लेते हैं कि ये तो रोज़ करना है, नई नई शादी है तो, ठीक है उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं, ड्यूटी की तरह कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या है कि वो स्टिमुलेशन होने कम होते हैं। वही मैंने कहा कि वो टेस्टोस्टेरॉन, स्टिमुलेशन, बोरियत, एक ही इंसान को बार बार देखने से ब्रेन नहीं फंक्शन करता है। तो वो वजह से क्या होता है कि वो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। वो वीक में 3 बार पे आ गया, फिर 2 बार पे आ गया, तो इंसान को ऐसा लगता है कि अब हमारे बीच में बात नहीं रही। दरअसल वो चीज़ उतने ही बार के लिए बनी थी, वीक में 2 बार के लिए या 3 बार के लिए। जिस दिन आप एक्चुअल में मूड में है या जिस दिन आप एक्चुअल में ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आज ऐसा कुछ हो, ठीक है, जिस दिन आपका पार्टनर भी सही जोन में है वो हफ्ते में चाहे 1 बार हो तो 1 बार, 2 बार हो तो 2 बार, इसको प्रायोरिटी से किया जाना चाहिए और इस तरह से ही किया जाना। बट लोग इसको ड्यूटी की तरह करते रहते हैं, बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि अब मज़ा आ नहीं रहा है, यंग हैं, हॉर्मोन्स भी हैं, अब बाहर एक पार्टनर ढूंढते हैं और उस पार्टनर के साथ इसलिए वो सस्टेन कर पाते हैं ज़्यादा टाइम क्योंकि वहाँ पर यही रेगुलेशन चल रहा है कि हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार। तो इसकी वजह से वहाँ पे वो स्टिमुलेशन बना रहता है और वो वहाँ वो जो लाइफ है वो ज़्यादा लंबी चलती थी। इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा सही ट्यूनिंग है, वाइफ के साथ नहीं है। यार गर्लफ्रेंड को तुम लेके आओ 6 महीने तुम्हारे घर में, फिर समझ में आएगा सेम कितना हालत tuning हो है। जाएगी। हाँ, भाई इसलिए कहते हैं कि एक बार शादी करने से पहले अगर तुम लिव इन में रह लेते हो तो तुमको बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ये उनमें से एक चीज़ है। मैं तो मतलब आप देखिए कि हमारे जो पुराने जो ज़माने के जो संस्कार थे वो ऐसे थे कि गृहस्थ आश्रम और ये सब चीज़ें होती थी कि आप 20-25 साल तक शिक्षा दीक्षा ले रहे हो, आश्रमों में हो, फिर आपने शादी कर ली, ठीक है, शादी करके 5-10 साल 15 साल आपने ये सब ये ज़िंदगी को जी लिया, बच्चे पैदा कर लिए, सब कुछ कर लिया और फिर आप आगे बढ़ जाते थे। मतलब सेक्स ऐसी चीज़ नहीं था कि ज़िंदगी भर इसी को सोच रहे हैं इसी को लेके घूम रहे हैं, दिमाग में यही चल रहा है, यही इंपॉर्टेंट लग रहा है। और कोई व्यक्ति जो ज़्यादा ज़िंदगी में सेक्स कर रहा है, उसके सेक्सुअल पार्टनर ज़्यादा है, तो हम उसको ऐसे देखते हैं कि यार डूड है यार, सही है यार, मर्द तो ये है। हाँ। और अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि यार तू तो ऐसा यार नकली इंसान है, क्या है यार, है ना। तो हमने क्या करा कि मतलब जो स्वैग जो है, हमने जो सफलता है वो उसी को मान लिया कि जो ज़्यादा सेक्स कर रहा है, जिसके ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर है। तो हमने जो पैमाने सेट कर दिए हैं वही गलत है, उसमें ही प्रॉब्लम है। वो चीज़ शायद उतनी बार के लिए बनी नहीं है या उतना ज़्यादा उसके बारे में बात होना ज़रूरी भी नहीं थी, बट वो उसको उतना ज़्यादा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हार्मोन से ड्राइव होती है हर वो चीज़ जो हार्मोन से ड्राइव होती है। वहाँ इंसान को क्या चाहिए होता है, अपने आप को टैकल करने के लिए उसको चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ या इमोशनली कितना इंटेलिजेंट हूँ, तब मैं अपनी टेम्पटेशन को रोक पाऊँगा। अब दुनिया को पता है कि लोग जो हैं अपने प्रलोभनों को नहीं टैकल कर पाते हैं क्योंकि उनको इतना आजकल कोई नहीं सिखा रहा कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। तो आप देखिए कि AI क्या कर रहा है, आपने कोई चीज़ सर्च करी, फिर बाद में सब दूर वही दिखा रहा है कि नहीं। वो क्या कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं कि आप ये खरीद लो, नई ज़रूरत है, नई पैसा है तो भी खरीदो ठीक है। वैसे ही हम लोग एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे हैं, तो वहाँ हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पर हम सेक्सुअलिटी नहीं देख रहे क्या, वहाँ पर हम लोगों को नहीं देख रहे हैं कि वो ज़्यादा रिवील कर रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि हमारा हार्मोन हमको पुश करे उस तरफ ध्यान देने के लिए और उनको फुटेज मिल जाए और वो पैसा कमा ले और उनका बिजनेस हो जाए। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान के इन प्रलोभनों को यूज़ किया जाता है
अपनी तरफ खींचने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए। तो हमने सोसाइटी को वैसा बना दिया है कि यहाँ सिर्फ सेक्स चल रहा है, यहाँ ओवर यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बाइंग चल रही है, चीज़ें खरीदना। हमने इस तरह का सोशल ब्लूप्रिंट बना दिया है कि आपने कौन सी जैकेट पहनी, अरे ये ब्रांड, अरे यार मेरे पास तो ये है, मुझे भी ये लेनी है। आपने ये शूज़ पहना है, मुझे भी लेना। आपकी गाड़ी ये है, मुझे लेना। तो हमने अपने आप को स्टेटस मेंटेन करने के लिए हमने क्या चीज़ें कर ली, ये सब वो चीज़ें हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। बट बिजनेस पर्सपेक्टिव से इन सब चीज़ों को ऐसा बना दिया गया कि इंसान को ऐसा लगता है कि असली सफलता यही है। ठीक है, तो पूरी सोसाइटी का कबाड़ा कर दिया है और उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है और दुनिया भर की दिक्कतें आनी है और आगे जाकर तो इसमें बहुत क्राइसिस है। भाई डिस्कशन भी तो आजकल चालू हो गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी रिलेशन में कोई पर्टिकुलर बंदा है वो आपस में डिस्कस कर रहा है, पर और अपने सर्कल में डिस्कस कर अपनी सेक्सुअल लाइफ या पार्टनर कैसा है बेड पे। तो ये भी तो एक तरीके से गलत चीज़ है ना कि आप आपस में डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप अपने सर्कल में कर रहे हो। जैसे लड़कियां आजकल कर रही हैं, सुनने में आता है, लड़के इतनी नहीं करते। तो आपको क्या सुनाई देता है इन चीज़ों में कि क्या हो रहा है? सिर्फ बीइंग अ कोच मेरे पास तो लोग आते हैं और बहुत खुलकर बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कितनी भी अच्छी चीज़ें चल रही है, कितनी बुरी चीज़ें चल रही है। ये मामले थोड़े स्टिग्मा से जुड़े हुए हैं कि इंसान अपनी सेक्सुअल हेल्थ को अपनी मैस्कुलिनिटी से जोड़ लेता है सीधा। अगर उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर वो उतना सेक्सुअली नहीं परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं उतना एक्टिव फील कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे मैस्कुलिनिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा और ये उसके मेल ईगो के लिए बड़ा ख़तरनाक है। तो वो जाकर इस बारे में नहीं खुलकर बोलना चाहता, किसी को नहीं बताना चाहता। और तो हमको तो आकर बताते ही हैं, पर मैं आपको बताऊं कि जैसा मैंने कहा कि सेक्स की बातें बहुत चल रही है, सेक्स उतना कहीं भी नहीं हो रहा है। हर किसी को ये लग रहा है कि लोग बहुत कर रहे हैं, हर किसी को ये लग रहा है, हर कोई कॉम्प्लेक्स में जी रहा है कि यार हमारी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारी लाइफ तो बोरिंग चल रही है। यार सबकी लाइफ वैसे ही चल रही है, सबका वैसे ही है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा बस वैसा दिखाया जा रहा है, उसकी बातें बहुत हो रही है बट उतना ज़्यादा है नहीं। तो उसको एक स्टिग्मा की वजह से लोग खुलकर उसके बारे में बात नहीं करते। बट इट्स गुड कि अभी इस पर एजुकेशन आ रही है, लोग खुलकर बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट वगैरह के थ्रू डॉक्टर्स भी आते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, हम जैसे लोग भी आते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताते हैं तो कम से कम लोगों के वो जाले साफ़ हो जाएँ। ये ज़रूरी है भाई, ये करना भी, वरना तो फिर बढ़ती रहेंगी समस्या। ये चीज़ व्यक्ति के सेल्फ इस्टीम को ख़त्म कर देती है। एक व्यक्ति जब ये फील कर लेता है कि मैं अपने वाइफ को नहीं सेटिस्फाई कर पाता या मैं सेक्सुअली बहुत एक्टिव नहीं हूँ, तो ये उसकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, उसकी सोशल लाइफ के लिए, सब दूर के लिए खतरा है, क्योंकि उसकी सेल्फ इस्टीम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है। तो इस चीज़ पर उसको किसी एक्सपर्ट से जाके हेल्प लेना, किसी से जाके बात करना कि ये कितना नॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है, या इसके क्या पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं, अगर वो नहीं करेगा तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड जीता रहेगा, कुंठित होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। तो भाई एक बात बताओ कि ये ठीक है अगर पार्टनर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम अपनी सेक्सुअल लाइफ या फिजिकल चीज़ें कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, बहुत खुल के बात होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको अपनी सेक्सुअल, ये तो हम लोग बताते हैं कि इंटीमेसी एनहांस करनी है लोगों को, तो उनको अपनी सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में बात करनी चाहिए, अपनी फैंटेसीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, कुछ एरोटिक स्टफ लिखना चाहिए एक दूसरे के लिए। बट भाई अभी हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो ये भी था कि सेक्सटिंग, फिर मतलब वही बात आती है ना कि बात बहुत हो रही है और एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं हो रही, तो और डिसअपॉइंटमेंट। ये तो जैसा आपने बताया, ये तो रियलिस्टिक बात है ना कि वो क्या चाह रहा है या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, ये तो वो बातें हो गई। सेक्सटिंग में तो अनरियलिस्टिक बातें होती है, वहाँ पर तो मतलब आप देखिए कि इंसान अपने दिमाग में जितना सेक्स कर रहा है उसके मतलब 0.5 भी वो मीट नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। दिमाग में ज़्यादा कर रहा है, बेड पे कम कर रहा है। वही है ना, तो वो एक्सपेक्टेशन तो सेट कर देती है ना वो सब चीज़ें, इतनी ज़्यादा जब बातें होने लगती है तो प्रॉब्लम तो हो ही जानी है। तो ये तो है, तो ये चीज़ तो खुल के कम्युनिकेट होनी चाहिए और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भी कम्युनिकेट कर देना चाहिए। अगर आपको ये लगता है ना कि ये चीज़ की वजह से आपको ये डर है कि उसका आपका पार्टनर कहीं इस वजह से कोई कदम तो नहीं उठाएगा या कुछ करेगा नहीं, अगर आपको ये डर है, ये भी खुलकर बताना चाहिए कि यार मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस वजह से ऐसा तो नहीं है कि तेरा फोकस कहीं और चले जाए। हाँ, आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी डिस्कस करनी चाहिए, बिल्कुल। तो भाई एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे हमने सेक्स को बहुत डिस्कस करा, आफ्टर अ बेबी भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कपल्स के बीच में, या और सेक्स के अलावा क्या चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैसा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूटते हैं, या वो बस हमारे माइंड में होता है, क्या सीन चल रहा है? मैं आपको बताऊं कि अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा पिछले 7-8 सालों का अनुभव इस फील्ड का, तो मैं कहूँगा कि एक शादी के अंदर
प्यार और सेक्स ये 30% ही है बस, 70% तो कुछ और चीज़ें हैं। क्या क्या? अगर लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ प्यार होने से उनकी ज़िंदगी चल जाएगी या उनके बीच में इंटीमेसी अच्छी होगी और वो ज़िंदगी भर एक दूसरे के अच्छे कंपेनियन बन पाएंगे और सब चल जाएगा, नहीं नहीं, अंधेरे में जी रहे हैं। और इस वजह से आपने ऐसे लोगों को भी डिवोर्स करते देख लिया होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक दूसरे के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को आप कितना स्पेस देते हो, अपनी इंडिविजुअलिटी को आप कितना मेंटेन कर पा रहे हो, आप खुद को कितना इवॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत होता है। देखिए, जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो सिर्फ प्यार की वजह से नहीं होता है कि किसी और से प्यार हो गया, सिर्फ सेक्स की वजह से नहीं होता है कि कहीं और सेक्स मिल गया। एक होता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, या इसको यूँ कहते हैं कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कहते हैं कि रिलेशनशिप की नीड एक इंसान को है क्यों, तो 5 साइकोलॉजिकल नीड्स में से एक नीड क्या है, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कि एक इंसान लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठता बैठता है, डिस्कशन करता है, अपने परसेप्शन शेयर करता है, उसके परसेप्शन मिलते हैं, ठीक है, तो उसको मज़ा आता है। आप देखिए, आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जिसको दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं इससे क्या बात करूँ। ठीक है, और अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके सामने हम वो हैं, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार, है ना। तो वैसा मैरिज में भी होता है कि 2 लोगों ने शादी करी है बट उनका आईक्यू लेवल जो है या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो एक पेज पे नहीं है। ठीक है, बंदे को लग रहा है यार कि मेरी दुनियादारी, मेरा फ्यूचर, मेरा काम, मेरा बिज़नेस, मेरी चीज़ें, मेरे जितने भी अफेयर्स हैं जो भी बिज़नेस को लेकर और ये सब चल रहे हैं, मेरी वाइफ को सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसको मैं क्या बताऊँ, उसको उतना समझ में नहीं पड़ता है ये सब कुछ है ना। तो इसलिए वो कॉग्निटिव स्टिमुलेशन नहीं हो पाता कि मैं इससे बैठ के बात करूँ, इससे बात करके मुझे कुछ आइडियाज़ मिले, इसके परसेप्शन से मुझे कुछ हेल्प मिले, कुछ हो ही नहीं पाता। तो मन ही नहीं करता है मैं इसको क्या बताऊँ कि क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, ऑफिस में उस बंदी के साथ अफेयर कर लेता है जो उसकी प्रॉब्लम्स को समझती है, जो उसके काम को समझती है, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल उसके साथ मैच होता है, जिसको पता है कि यार इसकी चैलेंजेस क्या क्या है ना, इन्होंने कल का दिन कितने सारी प्रॉब्लम्स आई तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी और इन्होंने कैसे फेस की। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन इंसान को जहाँ मिलता है, जहाँ पर उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरी चीज़ें, मेरी सोच, मेरे आइडियाज़ किसी इंसान से मैच करते हैं, उस वजह से भी वो अफेयर करता है एक्स्ट्रा। राइट, और वाइफ भी ये करेगी, फीमेल भी करती है, क्योंकि फीमेल है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका हस्बैंड उसको समझ ही रहा है। फीमेल के लेवल पे जाके उसके तरीके से सोचने वाले, उसके तरीके से चीज़ों को देखने वाले लोग जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का। इसलिए ये भी ज़रूरी है, हम जिससे शादी कर रहे हैं, लड़कियां कई बार ऐसा करती है ना, कि उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए जो उनसे भी कहीं गुना ज़्यादा कैपेबल है, कहीं गुना ज़्यादा अच्छा कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, या बहुत अच्छा IIT IIM से पढ़ा है, ये वो भाई मिल जाएगा, हो सकता है आपको, आप अच्छे दिख रहे हो और सब कुछ हो रहा है तो। बट इंटेलेक्चुअली अगर आप उसको मैच नहीं कर पाए ना, तो फिर झगड़े होंगे और फिर लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। झगड़े क्या, वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं समझेगा, उसको ऐसा लगेगा यार ये लाइफ में बस घर संभालने के लिए है ना। वो आपको वैसा नहीं समझेगा, मतलब आपको एक पार्टनर की तरह नहीं देखेगा। ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए हो सकता है उसका अट्रैक्शन दूसरे लोगों की तरफ चले जाए। तो आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ रिलेशनशिप बनानी इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम उतने स्मार्ट नहीं है जितना हमारा पार्टनर है, तो आपको अपनी स्मार्टनेस बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये लेके बैठे रहना कि ये गलत है, ये लॉयल्टी है, ये है, वो है, ये सब बातें सही है, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है बट एक ह्यूमन नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको वैसा बनना चाहिए। आपको अपने हस्बैंड की या अपनी वाइफ की प्रॉब्लम्स, उसके इश्यूज़, या वो क्या फेस करते हैं, वो कैसे चीज़ें कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारे कपल्स की एक दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेते और वो ये रूल बना लेते हैं कि घर के अंदर अपन काम की बातें नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगता है वो स्मार्ट है, घर के अंदर हम सिर्फ घर की बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ बिजनेस और वो सब नहीं, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, तुम भी परेशान रहती है। भाई साहब ज़रूरी है, उसके स्ट्रेस, उसके जीवन में क्या स्ट्रेस चल रहा है आपको पता होना चाहिए, उसका काम कैसा है आपको पता होना चाहिए, कम से कम वो डिस्कस कर सके उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। नहीं तो उसके लिए एक अलग मेंटोर ढूंढ लेगी वो। सही बात है, किसी और को स्ट्रेस पता चल गया तो ले जाएगा हल सोल्यूशन बता के ले जाएगा, ऐसे ही ले भी जा रहे हैं, यही हो रहा होगा। तो आपने एक दूसरे के जीवन में जो जो चीज़ें चल रही है वो जानना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल इंटरेस्ट लेना चाहिए ऑफ कोर्स। और एक और चीज़ हम बताते हैं कि एक रिलेशनशिप एसेंशियल्स मैं पढ़ाता हूँ अपने कोर्सेज में, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि प्रे टुगेदर मैं बोलता हूँ कपल्स को प्रे टुगेदर से मेरा मतलब ये है कि आपको प्रार्थना साथ में करनी है। इससे मेरा मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर ईश्वर से क्या मांगता है ना, उसकी प्रार्थनाओं में क्या है, वो क्या चाहता है कि भगवान उसे क्या दे दे, वो क्या हासिल करना चाहता है,
वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आप ज़िंदगी में उसको कुछ दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, बट उस एक चीज़ में आपको हमेशा उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, ठीक है, कि ये काम, ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना, ये पूरा करने में तो मैं इसके साथ हूँ, इसको मदद करूँगा। अब लोगों की एम्बिशंस जो है, उनकी प्रार्थनाएं जो है अपने करियर को लेके, फ्यूचर को लेके है, तो आप उसके करियर और फ्यूचर को लेके उसको सपोर्ट करो, तब आप एक रियल कंपेनियन हुए ना। बट लोग क्या कह रहे हैं कि हम काम की बात नहीं करेंगे, तो भाई साहब क्या बात करोगे फिर क्या बात है लेके आओगे? भाई एक मेजर इशू आजकल ये भी फेस करते हैं लोग, ओवर थिंकिंग जिसको कह लो, या फिर ओवर थिंकिंग में कुछ भी सोचना, पुरानी चीज़ें आगे लाना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है लोगों का। ये तो है। तो इसको कैसे टैकल करें, लड़कियां कैसे करें, लड़के कैसे करें, थोड़ा बताओ। इसके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो हमेशा हम लोग बात करते हैं वो ये कि यार इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम अपने इमोशंस को रेगुलेट ही नहीं कर पाते, हम अपने इमोशंस को हैंडल ही नहीं कर पाते। हम बार बार, जो ओवर थिंकर है वो प्रेजेंट में कम जीता है, वो बार बार या तो पास्ट में स्विच कर लेगा या फ्यूचर में स्विच कर लेगा, वो वहीं रहता है ठीक है। तो उसको उतनी सेल्फ अवेयरनेस चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार वहाँ क्यों जा रहा हूँ, और जब मैं जा रहा हूँ और आपको अवेयरनेस आ जाए तो आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करते आना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना है तो मुझे क्या करना है। तो इमोशंस को रेगुलेट करने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए आप अभी अच्छा नहीं फील कर रहे, तो आपका गोल क्या है कि मैं अच्छा फील करूँ। अगर आपका गोल है मैं अच्छा फील करूँ तो आप क्या करोगे बताइए? ध्यान भटकाऊंगा, कुछ और, कुछ इंटरेस्टिंग करूँगा, चाय बना के पी लोगे, आप कुछ मोबाइल में देखने लगोगे, आप किसी फ्रेंड को कॉल करोगे, मिलने जाओगे, कुछ मूवी देखोगे, किसी से मिल के बातचीत करोगे, फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, है ना, ये सब चीज़ें करोगे ना। तो ये होता है इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है। तो हमको ये चीज़ें करनी चाहिए हमको पता है कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, तो बैठ के सोचते क्यों रहते हो? इतनी अवेयरनेस तो रखो कि अभी मैं यही काम कर रहा हूँ और अभी मुझे अपने आप के इमोशन को थोड़ा सा रेगुलेट कर लेना चाहिए अपने आप को थोड़ा स्विच करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत जगह सेमिनार्स वगैरह करने अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और ये क्वेश्चन आता ही है। एक बार एक लेडी है, वो खड़े होकर पूछ रही है कि सर मैं ओवर थिंकर हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो बोलती 43। मैंने कहा 43 साल की उम्र आपकी हो चुकी है और आपको पता है आप ओवर थिंकर हो। पहले तो ये बताइए कि ये सवाल आपने आज के पहले कितने लोगों को और पूछा ही होगा। ऐसा थोड़ी कि आज उसको पता लगे ओवर थिंकर है, उसने 50 ही लोगों से यही पूछा होगा। बट 50 ही लोगों ने जो बोला होगा ना, किया कुछ नहीं होगा लोग अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं बट उस पर काम करने के लिए मोटिवेटेड भी नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए तो सबको पता है क्या करना चाहिए, पर करता कहाँ इंसान। ये वैसी ही बात है कि यार फिट रहने के लिए क्या करना है सबको पता है, पर कौन जा रहा है और कौन फिट रह रहा है थोड़ा वैसा है। तो ओवर थिंकिंग कोई उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, वो मैनेजेबल है, वो चीज़ हो सकती है। बट लोग इमोशनली स्मार्ट नहीं है तो वो बैठ के इतना भी नहीं सोच पाते यार कि ये गोल है तो चलो लेट्स डू इट। लोग नहीं करते। भाई आप ऐसे केस भी से भी डील करते हो, जैसे एक तो पार्टनर्स के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, इस चक्कर में उनकी लड़ाइयाँ हो रही है, तो आपके पास केसेस आ ही रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि और फैमिली मेम्बर्स की वजह से कपल में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, फिर उनकी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे हैं, इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, दे एंड ब्रेकिंग अप, ऐसा कुछ ये ऐसा भी चल रहा है आजकल मार्केट में। बहुत आता है। तो उस केस में आप कैसे गाइड करते हो कि क्योंकि इंडिया में तो भाई फैमिलीज इन्वॉल्व होती ही हैं और रहना भी पड़ता है लड़की को जाके दूसरे की फैमिली में मोस्टली। तो फैमिली का एक कपल के साथ में होना फ़ायदा और नुकसान दोनों देता है। उसके बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है, क्योंकि एक कपल जब बाहर, आप सोचिए कि नोएडा में मान लीजिए कोई इंदौर का कपल आके रह रहा है, तो वो सोशली आइसोलेट हो चुका है। उसके दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, सारे लोग तो उधर बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे 2 लोग रह रहे हैं सिर्फ दोनों जॉब कर रहे हैं, एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पा रहे। तो व्यक्ति सोशली आइसोलेटेड जब होता है ना, तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही। उससे ज़रूरत है कि वो बात करे, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहे, ठीक है, वो लोगों से मिले जुले, अपनी चीज़ें शेयर करे, वो ये सब कर नहीं पाता है। तो उसके अंदर 10 अलग अलग फितूर आते हैं। बट आप देखिए वही कपल अगर किसी फैमिली के साथ रह रहा है, तो आप अपने घर में लोगों को पसंद करें या ना करें, बट लोगों के होने से क्या होता है ना, कम्युनिकेशन चलता रहता है बातें चलती रहती है, डिस्कशन चलते रहते हैं, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, तो आपको ना अच्छा फील होता है, आपके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो 4 लोग उधर होते हैं, तेरी तबीयत अब कैसी है, अब कैसा लग रहा है, आपको पूछने वाले लोग हैं। आपका बच्चा हो गया तो आपको बच्चों को संभालने के लिए आपके इन-लॉज हेल्प नहीं करेंगे कितनी बड़ी चीज़ है, एक बच्चे को अकेले संभालना बहुत बड़ा टास्क है एक वर्किंग लेडी के लिए, ठीक है, लोग हेल्प करते हैं। तो फैमिली का होना इज़ गुड। बट क्या होता है कि फैमिलीज़ को भी नहीं समझ में आता है कि हमको अपनी बाउंड्रीज कितनी रखनी है, और कपल्स भी नहीं समझ पाते कि हमको फैमिली को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है अपने इस पूरे सिस्टम में। अब हस्बैंड ये करता है कि वाइफ की और उसकी मदर इन लॉ की अगर बीच में प्रॉब्लम्स है तो वो यूँ कह के छोड़ देता है कि यार ये तुम निपटो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। जबकि बहुत सिंपल फंडा है कि मुझे मेरे घर में
मेरे वाइफ और मेरे पेरेंट्स के बीच में ब्रिज का काम करना है, और मेरे वाइफ के घर में उसके पेरेंट्स और मेरे बीच में मेरी वाइफ को ब्रिज का काम करना है राइट। तो वो जब चीज़ बनी रहती है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक ठाक रहती है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब सबको अपने अपने हाल पे आपने छोड़ दिया। उसकी भी कुछ टिप्स है भाई आपके पास, आप कुछ बताते हो उन्हें? एक बहुत मेजर कंसर्न आता है, लड़के ये लोग करते हैं कि वाइफ के अंदर कोई कमी है या किसी बात पे झगड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम होती है, जाके मम्मी को बता देंगे। हर चीज़ जाके मम्मी को बोल देना, सिस्टर को बोल देना, है ना। कई सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वाइफ से, तो हर चीज़ जाके उधर बोलते हैं। अब क्या होता है, आपका झगड़ा हुआ है, आप तो शाम को आपने रिजॉल्व कर लिया, पर आपके जो पेरेंट्स हैं ना, जिन्होंने आपको पैदा किया, वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदी है, मेरे बेटे को परेशान करती रहती है, तो वो तो अपना दुश्मन समझने लग गए उसको, है ना। अब उनके बीच की हार्मनी आपने ख़राब कर दी है ना। अब यानी कि उनके बीच में जो टर्म्स है ना, वो ख़राब हो चुके हैं। अब उस घर में उस लेडी के लिए, यानी कि उस वाइफ के लिए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट उसके हस्बैंड ने क्रिएट कर दिया है। अब वो उस घर के अंदर पॉजिटिव वाइब नहीं लेके आ सकता कोई भी। तो कभी भी भावनाओं में आके जाके हर चीज़ मम्मी को कह देना, पापा को कह देना, ये ज़रूरी नहीं होता। इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप ये कर सकते हो कि अगर आपको आपकी वाइफ से कोई प्रॉब्लम है तो उसके पेरेंट्स को बोलो। अच्छा, वहाँ बोल सकते हैं? उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स हैं, तो वो उनकी नज़रों में नहीं गिरेगी कभी भी। ये ध्यान रखना आप, है ना। ये आपके पेरेंट्स की नज़रों में गिर जाएगी कि हमारी बहू बेकार है। बेटी किसी की बेकार नहीं होती और बेटा किसी का बेकार नहीं होता। या तो दामाद बुरा होता है या बहू बुरी होती है। गेटिंग इट। तो थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनको सही ढंग से कर लिया जाए तो बहुत फ़र्क आ जाता है। और फिर आप देखो कि आप अपनी मम्मी को जाके सिर्फ ये बता रहे हो कि क्या अच्छा नहीं हुआ, जो अच्छा हुआ वो तो बता ही नहीं रहे, है ना। तो वो डिलीशन डिस्टॉर्शन तो यहाँ फिर हो गया कि अब सब लोग मिलके उस बहू की नेगेटिव चीज़ें ही बस नोटिस कर रहे हैं, उसी पे कमेंट्स कर रहे हैं, उसी को लेके अपने परसेप्शंस बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यार। आप देखिए ना कि दिल्ली अच्छा है कि मुंबई अच्छा है, आप पूछो किसी को, आधे दिल्ली बोल देंगे, आधे मुंबई, जबकि कोई रीज़न या कोई फैक्ट्स नहीं है। सचिन अच्छा कि विराट अच्छा, तो लोग लड़ लेंगे, क्योंकि लड़ाई परसेप्शन की है। लोग इसलिए नहीं लड़ लेंगे कि मुझे मुंबई से प्यार है और दिल्ली से नफरत। इसलिए लड़ लूँगा क्योंकि मेरा ये कहना है मेरा परसेप्शन आपकी परसेप्शन से ज़्यादा सही है। एक अपनी बात बड़ी करने का एक वो रहता है ना। और इस परसेप्शन को प्रूव करने के लिए मेरे परसेप्शन को सपोर्ट करने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो रही, मैं वो सिर्फ वो गैदर करूँगा, बाकी सब डिलीट करूँगा। तो मैं आपसे डिबेट भी कर लूँगा कि मुंबई कैसे अच्छा है, और आप भी डिबेट कर लोगे क्योंकि फैक्ट्स आपके पास भी है। बट अब विराट और सचिन में कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। मैसी और क्रिस्टियानो में कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। पर ये लोग जीवन भर लड़ते रहेंगे। सही बात। वैसे ही क्या होता है कि तू सही कि मैं सही, परसेप्शन की लड़ाई चलती रहती है, जबकि दोनों सही होंगे शायद, पर मेरा परसेप्शन तेरे परसेप्शन से ज़्यादा सही है। इसके चक्कर में जीवन भर लड़ाई चलती रहती है। अच्छा भाई, आजकल थोड़ा मैं यंग कपल्स की बात करूँ तो आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ओपननेस का कल्चर आ रहा है थोड़ा, कि भाई मैं तेरे फ्रेंड्स के साथ ओपन रहूँ, तू मेरे फ्रेंड्स के साथ ओपन रहे। तो वो जब मिलते हैं सारे, तो ऐसा मतलब होता है ना कि कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए या कुछ हो गए, तो वो ज़्यादा चल रहा है कि फिर अब पहले तो ओपन करना, फिर उसके बाद कि तू ये क्यों कर लिया, सोशल मीडिया पे ऐसी फ़ोटो क्यों डाल दी किसी और के साथ या अपने फ्रेंड के साथ, सोशल मीडिया पे जैसे लोग शेयर कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें लोग, क्योंकि ओपन होना है तो कितना ओपन होना है, इसकी भी तो एक बाउंड्री होनी चाहिए। देखिए, बाउंड्रीज ही तो है, बाउंड्रीज ही तो चाहिए। और इसके लिए आपको अपनी इनसिक्योरिटी कन्वे कर देनी चाहिए कि यार मुझे ना नहीं पसंद आता तू जब ये करती है, और वो भी कह दे कि मुझे नहीं पसंद आता जब आप ये करते हो। तो आपको अपने पार्टनर की इनसिक्योरिटीज़ को थोड़ा सा समझना भी चाहिए, कुछ हद तक उसको रिजॉल्व करने की कोशिश रखनी चाहिए, न कि आप उसे पूरे समय सिर्फ ये बताओ कि मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। लोग क्या, जब मैं कहूँगा कि यार मुझे नहीं अच्छा लगता तू तेरे मेल फ्रेंड्स के साथ जाती है, उनको हक करती है, उनके साथ इतनी मस्ती करती है, वो तुझे घर ड्रॉप करते हैं, घर लेने आते हैं, वो हो सकता है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, पर मान लीजिए मेरे को इनसिक्योरिटी होती है तो क्या करूँ? तो अपनी वाइफ को बोलूँगा है ना। अब वाइफ इस चीज़ को ये नहीं लेती कि यार ये इनसिक्योर फील करता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बात ट्रस्ट की है ही नहीं, बस मुझे नहीं अच्छा लगता, है ना। बट वो क्या, वो इस चीज़ को ऐसा ले लेती है कि तुमको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है, तुमको क्या ट्रस्ट नहीं है, तुमको क्या मेरा कैरेक्टर ऐसा नज़र आता है, वैसा नज़र आता है। तो ये एक अलग ही, ये लड़ाई जो है एक अलग ही लेवल पे चली गई भाई, क्योंकि वो फिर एक्सेप्ट भी नहीं करते ना, लड़कियां या लड़के भी, कि नहीं मैं तो करूँगी या मैं तो करूँगा। ऐसा भी होता है कि भाई वो कर, जैसे रहना है मैं तो वैसे रहूँगी, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे हूँ, तुम मेरे को मत बताओ कैसे रहना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत एक आइडिया सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है पिछले आप 10-20 सालों से। देखो, इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना, है ना। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट है।
दो सेल्फ डिपेंडेंट लोग कब तक एक साथ रहेंगे? जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे ही प्रॉब्लम्स आई दूर चले जाएंगे। शादियाँ और रिश्ते तो चल ही नहीं सकते। मतलब शादियाँ या रिश्तों को चलाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा खतरा है। वहाँ इंटरडिपेंडेंस चाहिए, परस्पर निर्भरता चाहिए। मुझे ये चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे वाइफ के होने से ही मेरे जीवन में पूरी हो पाती है, कुछ चीज़ें मेरे वाइफ के जीवन में ऐसी जो मेरे होने से ही पूरी हो पाती है, और इसलिए हम बंधे हुए हैं, इसलिए हम साथ में हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम्स होने के बाद भी एक दूसरे से दूर नहीं जाते। तो इंटरडिपेंडेंस की गेम है ना रिलेशनशिप। तो वहाँ सेल्फ डिपेंडेंस होना, तो सेल्फ डिपेंडेंस अगर आ गया, अगर बंदी अपना कमा रही, अपना खा रही, सब कुछ अपना है, ये बंदा अपना कर रहा है, तो फिर ये यही तो बातें करेंगे ना कि मैं तो यही करूँगी, तू देख ले। सही बात है। क्योंकि उसको पता है कि कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए मैं इस पर डिपेंड हूँ। तो तू कल जा रहा हो तो अभी जा। वही है कि दो सेल्फ डिपेंडेंट लोग एक रूम में कितनी देर रह सकते हैं, जब तक झगड़ा ना हो। जैसे ही झगड़ा हो वो लोग अपने अपने हो जाएंगे। बट भाई है तो सभी सेल्फ डिपेंडेंट, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रियलाइज़ करो, अपने आप को समझा लो कि मैं नहीं हूँ सेल्फ डिपेंडेंट। यही है बेसिकली रियलाइजेशन कि मेरा अब ऐसा तो दुनिया में अब आजकल लड़के भी वर्किंग है, लड़कियाँ भी वर्किंग है, ऑप्शन तो सबके पास है। तो वो है सेल्फ डिपेंडेंट लोग, लेकिन उन्हें बस अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भाई इस पर्सन की मुझे ज़रूरत है ना। लोगों को वो भाव कम हो गया है। आप देखिए कि लोगों के अंदर सेक्रीफाइस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या इनकन्वीनियंस उठाना अपने पार्टनर के लिए, ये कम हो गया है। लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं रिवॉर्ड्स के लिए। मज़ा आएगा, कंपेनियन मिलेगा, फ़न करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ होगा। तो इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए किसी को, सेक्रीफाइस नहीं करना है। तुझे अगर ये चीज़ नहीं चाहिए और मुझे चाहिए तो चल तेरे लिए मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तू इम्पॉर्टेंट है। वो सेक्रीफाइस का जो सेंस है ना वो ख़त्म हो गया है। तो लोग जो है ना वो कमिटेड नहीं है, अब समर्पित नहीं है एक दूसरे के लिए। सबमिशन का जो फीलिंग है ना वो लॉस्ट हो गया है। तो अब हमको ऐसा लगता है यार कि मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं क्यों एडजस्ट करूँ, अब ये वाली बात चल रही है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि एक रिलेशनशिप में मान लीजिए 0 to 10 के स्केल पे 5 से 7 अगर एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल हो रही है तो यू आर इन अ गुड रिलेशनशिप। अब 5 से 7 फुलफिल हो रही है मतलब आप समझ रहे हो कि 3 से 5 फुलफिल नहीं हो रही है तो भी आप वहाँ रहोगे। बट लोगों को ये लगता है कि ये अगर 3 या 4 या 5 जो फुलफिल नहीं हो रही है तो मैं यहाँ क्यों रहूँ। उनको ये भ्रम है कि कहीं और जाके 10 में से 10 पूरी हो जाएगी। लोगों को क्या लगता है, अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि अब जब वो जिस इंसान से वो बात कर रहे हैं वहाँ पर अब वो किस जोन में है, वही इनिशियल वाले जोन में है जहाँ पर उसे एकदम अच्छा लग रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप वर्क नहीं किया पर यहाँ मैं बहुत अच्छा लाइव फील कर रहा हूँ, इसके साथ बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे वर्क करेगा। बट रियलिटी तो वहीं आ जानी है। मैंने कहा ना वो एक इनिशियल रश है अंदर जो तुम्हें एक्साइट कर रहा है और तुम फिर उसके साथ जा रहे हो। तो आप कितना भी सोच लो कि मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। अच्छा आप ये सोच लो कि मैं रिलेशनशिप में ही नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो पूरी ज़िंदगी आज़ाद रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, तो भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो भी जो चंक है रिलेशनशिप के वो आप उससे वंचित रह गए, है ना। तो जीवन में समर्पण या सेक्रीफाइसेस, त्याग तो मतलब जीवन का हिस्सा है ना यार। हमारे भारत में तो हमारे संस्कारों में ये चीज़ें कितनी है जो सिखाई जाती है, त्याग करना और ये सब चीज़ें तो हमारी परंपराएं हैं, है ना। बट हमको अब क्या चाहिए, सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए। मेरे को रीज़न दो तुम्हारे साथ क्यों रहूं। भाई एक चीज़ और है कपल्स में आजकल की सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग एक दूसरे के सोशल मीडिया पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, पासवर्ड शेयरिंग, फ़ोन चेकिंग, एंड वो एक रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है और वो ट्रस्ट गेन करने का तरीका भी हो जाता है कि तूने मेरे को पासवर्ड बता रखा है मतलब तुझे मुझ पे भरोसा है, तुम नहीं बता रहे हो। मतलब बहुत थिन लाइन रह गई है, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न हो रहा है। तो इसे कैसे टैकल करना चाहिए, कितना कंट्रोल रखना चाहिए अपने पार्टनर पे और कितना नहीं। दुनिया में लगभग 4 तरह की पर्सनालिटी टाइप्स हैं, 4 तरह की पर्सनालिटी के लोग, ये हम सब मिलके भी उन 4 में से कोई ना कोई है। 1-2 टाइप ऐसे हैं जो मिक्स्ड पर्सनालिटी है। तो उन 4 में से एक टाइप होता है कॉलरिक। कॉलरिक वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसकी जो बेसिक इमोशनल नीड होती है वो क्या होती है पता है, हैव कंट्रोल, कंट्रोल होना। ये उसकी बेसिक इमोशनल नीड है। यानी उसे पूरे टाइम ये सेंस होना चाहिए कि चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही है, चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, जो भी हो रहा है मुझे सब पता है। जो डोमिनेटिंग होते हैं वो ये उनमें आते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ तो आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। तो कॉलरिक जो पर्सन है उसको जैसे ही ऐसा लगा चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही तो वो चिल्लाना शुरू करेगा, वो चीज़ें फेंकना शुरू करेगा, है ना, वो डिस्ट्रक्शन शुरू करेगा। तो बहुत सारे लोग कैसे रहते हैं कि जो कॉलरिक है, अच्छा कॉलरिक व्यक्ति चीज़ों को कंट्रोल कैसे करता है, उनका टूल क्या है चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने का, गुस्सा, है ना, हाई इंटेंसिटी एंगर। दीवार पे कोई चीज़ फेंक के मार देंगे, ज़ोर से हाथ मार देंगे, हाथ में चोट पहुंचा लेंगे, चिल्ला चोट करना शुरू करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि 50 लोग खड़े हैं कोई क्या सोचेगा,
नहीं नहीं एकदम चालू हो जाएंगे घर से निकल के कहीं निकल जाएंगे, ये कॉलरिक होते हैं। क्योंकि इनको बस ये लग गया कि यार मेरी वाइफ कल तक मेरे कंट्रोल में थी, तब तक सब अच्छा था, आज मैंने कोई चीज़ उससे मांगी और उसने देने से मना कर दिया, मतलब अब वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, प्लस उसको इस बात का डर भी नहीं है। ठीक है, अब जब इंसान आपके डर की वजह से कंट्रोल में रहता था, अब वो डरना भी बंद हो गया, तो ये इंसान हो जाता है डिस्ट्रक्टिव। फिर ये बोलेगा कि नहीं अब तू निकल, अब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो साथ रहना ही नहीं, ये होना ही नहीं, ऐसी बात होगी। कॉलरिक व्यक्ति जो है उसके साथ अगर किसी इंसान को अगर अच्छे से रहना है पीसफुली, तो उसको ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल 100% मेंटेन रखनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब उसने बोला कि पासवर्ड, तो आप ये मत सोचो कि वो आप पे शक कर रहा है, उसको सिर्फ एक सेंस चाहिए कि यार हाँ मतलब मुझे कोई तेरा फ़ोन देखना नहीं है, पर इससे ये बस रहे कि कोई गड़बड़ वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो फ़ोन के पासवर्ड ये वो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप देखना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहाँ है, जरा स्क्रीनशॉट वो भेज मेरे को, फ़ोटो लेके लाइव लोकेशन भेजो, लाइव लोकेशन भेज, वीडियो कॉल करके बता किधर है। ये कौन लोग हैं जिनको ये बस बैठे बैठे सेटिस्फेक्शन चाहिए कि सब कंट्रोल में चल रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर सामने वाला बोल दे कि यार मैं क्यों करूँ बार बार, तुमको क्या मेरा भरोसा नहीं है क्या, मैं क्या यही करते रहूँ, तुम डाउट ही करते रहना, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और ये किसी भी स्केल पे जा सकता है। कॉलरिक इंसान को हमेशा ये महसूस कराना कि यार जैसा तुमको चाहिए वैसा ही चल रहा है, डोंट वरी क्या चाहिए बोलो, पासवर्ड चाहिए ले लो, फ़ोन चाहिए ले लो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो खूब प्यार करेगा, उसको बस ये लगना चाहिए कि मेरे हिसाब से चल रहा है, तो फिर आप जो बोलोगे सब ला के दे देगा। मतलब पर भाई नॉन कॉलरिक भी तो शक वक्त तो सभी करते हैं, लड़कियों के तो एक ट्रेट ही है, चाहे कॉलरिक हो या नहीं हो, शक तो सब करते हैं। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो सबको रहता है, हाँ पर तरीका चीज़ों को कंट्रोल करने का या हैंडल करने का ये नहीं होता है। इन लोगों के साथ ये है ना। और सिर्फ वहाँ पे नहीं, ये अपने बेटे को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, ये अपने पेरेंट्स को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, ये जिस रूम में रहते हैं अपने रूममेट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इनका रूममेट इनकी सुनना बंद कर दे, इनकी बात पे बिल्कुल अटेंशन देना बंद कर दे, वो अपने मन की करे, तो ये उससे लड़ना शुरू कर देगा। तो ये वाइफ के साथ ऐसा नहीं, ये सब जगह ऐसे ही है। ओके, तो ये ट्रेट्स होते हैं यार। अब क्या होता है कि जिसका ये ट्रेट है उसको भी नहीं पता है कि मैं कॉलरिक हूँ, वो कभी डिफाइन भी नहीं कर पाता है कि मैं ऐसा क्यों। अच्छा, पर्सनालिटी टाइप जो है वो चेंज नहीं होता है, मैं बता दूँ आपको, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, यानी कि ऊपर की लेयर्स पे थोड़ा काम हो सकता है, कोर पे काम नहीं हो सकता। कोर तो वही रहना है। पर फिर ऐसे इंसान को तो बिल्कुल सब में से इंसान ही चाहिए हो, क्योंकि कभी कभार लोगों को भी तो लग जाता है भाई कितना करूँ मैं। भाई हमारे पास जब कोई आता है तो मैं सीधा पूछ लेता हूँ व्यक्ति से कि आप ये जो, जैसे मान लीजिए कोई वाइफ है या हस्बैंड है, वो कह रहा है मुझे कि मेरा पार्टनर पूरे टाइम डाउट करता रहता है, उसको हर चीज़ का बिल्कुल प्रूफ चाहिए, तो क्या करूँ, मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो गया रहना। तो मेरा सीधा सवाल होता है, आप इसके साथ रहने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो? अगर नहीं हो तो छोड़ दो, और हो तो उसका तरीका ये है कि ये मत सोचो कि वो आप पे शक कर रहा है, बस उसका पर्सनालिटी टाइप ये है, वो पूरी दुनिया के साथ ऐसा ही है, उसको जो चाहिए वो दे दिया करो, बहुत पीसफुली रहोगे, कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे कई सारे लोग अपने बॉस को ये कंट्रोल दे के रखते हैं ना कि सर आपके हिसाब से ही चल रहा है सब कुछ, ताकि एक पीस बना रहे उस ऑफिस में। भाई बहुत से कपल्स ये भी कर रहे हैं आजकल, आपको बेहतर पता होगा, दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, देखो वो वहाँ घूमने जा रहे हैं, हमको भी जाना है, ऐसी भी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। सोशल कंपैरिजन, तो मैंने कहा ना कि एक इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो सोशल कंपैरिजन है। क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया पर हर इंसान अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोजेक्ट करता है और हम उसकी सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तो कभी परफेक्ट बन ही नहीं पाएंगे, हमें तो दिक्कत ही आएंगी। तो सोशल कंपैरिजन लोगों की हैप्पीनेस को ख़त्म करने का सबसे बड़ा रीज़न है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बता देता हूँ, हैप्पीनेस और प्लेजर दो बहुत अलग दुनिया है। लोग आज के ज़माने में प्लेजर को हैप्पीनेस समझ के उसको चेस कर रहे हैं और हर बार एम्प्टी होके, खाली होके बैठ जाते हैं। आप देखना कि एक व्यक्ति हर वीकेंड पे ड्रिंक क्यों करता है, क्या बोलता है वो, यार जीवन की छोटी मोटी खुशियाँ हैं, यही बोलता है। ट्रिप पर जाना है तो क्या बोलता है, यार ट्रैवलिंग है तो यार लाइफ यही है, यही खुशियाँ हैं। नहीं, खुशियाँ थोड़ी ना, तो प्लेजर है, आनंद है। गए, पिया, वो आनंद आया, सुबह ख़त्म हो गया, घूमे, वो मज़ा आया, वापस आया, ख़त्म। ठीक है, वो वैसा है, वो हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस कैसी है कि यार आपको ऐसा चाहिए था कि हैप्पीनेस बहुत सस्टेनेबल होती है, वो ऐसे ख़त्म नहीं होती। जैसे आपको चाहिए कि यार मेरा बच्चा जो है वो IIT में जाए, और जब IIT सेलेक्ट हो जाता है तो आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस है। वो एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए नहीं है, वो बना हुआ है। आपको चाहिए था कि मैं अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदूँ या खुद का घर खरीदूँ, ये चीज़ लेके आऊँ, वो जब आप लेके आते हो तो आपको एक खुशी रहती है, लॉन्ग टर्म रहती है। तो पहले तो लोग जो है प्लेजर को चेस कर रहे हैं, जितने भी लोग मेट्रोज में जाके शिफ्ट हो रहे हैं ना, उनकी लाइफस्टाइल देखो, वो प्लेजर को हैप्पीनेस समझ के सारा पैसा उधर ही उड़ेल रहे हैं और फिर खाली होके बैठ जाते हैं। मंडे ट्यूसडे आते आते वापस सोचने लगते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या प्लान अब वापस खुद को कैसे खुश करें। तो पहले तो हैप्पीनेस को समझना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हैप्पीनेस
नहीं होने के या हैप्पीनेस कम होने के क्या कारण है लोगों के जीवन में, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न यही है जो आपने बताया, सोशल कंपैरिजन। वो तो ऐसे रहते हैं, वो तो वैसा करते हैं, उनके पास तो वो गाड़ी है, उनके पास तो वैसा घर है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये भी नहीं होना चाहिए, बहुत चल रहा है मार्केट में। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको कम करना पड़ेगा। ये कम होगा, आप ऐसे लोगों को देखिए ना, ऐसे लोग भी तो एग्जिस्ट करते हैं जिनको कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है। लाया होगा उसकी कार उसके पास, उसका घर उसके पास, अपन तो शांति से रह रहे हैं, जी रहे हैं, बढ़िया खुश हैं। तो वो लोग खुश हैं सच में। ये हमसे पहले वाली जनरेशन है भाई वो भी कहाँ खुश रहते थे, वो भी पड़ोसी से जल रहा है, वो स्कूटर लाया, वो गाड़ी लाया, वो अब अगर कंपेयर करें पर सोशल कंपैरिजन के लिए पहले होती 4 चीजें थी ना। पहले इतनी एक्सपोजर नहीं था ना आपको देखने को, आपका नेबरहुड था। अब आप दुनिया में किसी इंसान को देख सकते हो। पहले सोशल कंपैरिजन में सिर्फ ये था कि हमने हमारे घर, हमारे बेटे की शादी इतनी बड़ी करी, या हमने घर इतना बड़ा बना लिया, या हमने दहेज इतना ज़्यादा दे दिया। तो 4-5 चीज़ें। कोई पढ़ाना लिखाना नहीं होता था, कोई फ़ोन नहीं होता था, कोई गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, कोई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती थी, कोई LED नहीं होते थे 100 इंच के। कुछ था नहीं ना इतना टेंशन, लिमिटेड चीज़ें थी, तो हैप्पीनेस बनी हुई थी, है ना, क्योंकि प्लेजर के लिए ज़्यादा, और इन सब चीज़ों की तो सोशल कंपैरिजन वाला इशू नहीं था। अब बहुत बढ़ चुका है। अब क्या होता है, एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये मिडिल लाइन है, न्यूट्रल लाइन है, एक इसके ऊपर है जिन लोगों को ये अपने आप से ज़्यादा अच्छा मानता है। तो जिनको ज़्यादा अच्छा मानता है, या तो इनसे वो जेलस होता है। 2 ही इमोशन होते हैं आपके ऊपर, अगर कोई इंसान है उसको लेके आपके अंदर 2 ही भाव हो सकते हैं या तो जेलसी होगी या इंस्पिरेशन होगी, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं, है ना, उनको लेकर हम में क्या होता है, एक सुपीरियरिटी की फीलिंग होती है। तो जब हम नीचे वालों के साथ होते हैं ना, तो सुपीरियरिटी वाली फीलिंग जो ना एक स्वैग देती है। अपन सबसे बड़ी गाड़ी से गए, अपन सबसे बड़े घर में रहते हैं, तो व्यक्ति उस चक्कर में क्या करता है ना कि ऊपर वालों को जब देखता है तो वो कॉन्स्टेंटली उनको भी पीछे करना चाहता है। वो ऊपर ही तो अपने सोशल स्टेटस को हर दिन बढ़ाना चाहता है, और ऐसा करते करते उसका जीवन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो सोशल कंपैरिजन के चक्कर में वो खुश हुआ ही नहीं, वो बस लगा ही रह गया, और हो जाता है राख बिना कुछ लेके गए, है ना। भाई मौज लो अपनी, और क्या है, एंजॉय जो चल रहा है मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि भाई जो चल रहा है। और भाई मौज लो। सोशल कंपैरिजन के लिए आपने एक लाइन ऑफ कैमरा और तगड़ी बोली थी, एक बार मैं चाहता हूँ वो रिपीट करो, कि जब हम किसी इंस्टाग्राम पे बहुत हॉट शॉट लड़की को देखते हैं या लड़कियां लड़कों को देखती हैं, तो आप कुछ बता रहे थे, तो बताओ, मैं चाहता हूँ जनता को। जब हम वहाँ लोगों को देखते हैं जो ज़्यादा अपीलिंग लग रहे हैं, ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, तो वो ख्वाहिशें पैदा हो जाती है ना कि ये पोजीशन करना है, ये मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, या फिर ये कि ये बेड पे बहुत अच्छी होगी लाइफ में। हाँ, उसको कंपेयर करेंगे अपने पार्टनर से। अब वहाँ आपका पार्टनर तो हार जाएगा, तो आपने सबकॉन्शियसली अपने पार्टनर को उस न्यूट्रल लाइन के नीचे डाल दिया, ठीक है। आप ये मान रहे हो कि यार इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वो आपकी सोशल कंपैरिजन की जो बीमारी है ना, वो आपके रिलेशनशिप में घुस गई है ना, और उससे आपका पार्टनर भी सफ़र कर रहा है। तो ये बड़ा टेंशन है यार। और वहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत तगड़ा हो, आप सोच ही रहे हो बस। फैसिनेशन है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो दिख रहा है वो इतना है, जो हो रहा है वो इतना है। ये हर सेगमेंट में, हर जगह अपना तगड़ा करने फोकस करो, अपना बढ़िया इमोशनली स्मार्ट बनना है, दैट शुड बी अ गोल, कि हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा संतुलन रख सकें, अच्छा बैलेंस रख सकें। रिलेशनशिप वाली चीज़ों को थोड़ी तवज्जो देनी है, क्योंकि एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है गैलप, उसने एक रिसर्च किया, तो 20s के लोगों से जाके पूछा कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो लोगों ने बोला घर है, गाड़ी है, ट्रैवल है, पैसा है, ठीक है, दुनिया भर की मटेरियलिस्टिक चीज़ें बता दी, इंडिपेंडेंस है। उन्हीं लोगों को 10 साल बाद पूछा गया, जब वो 30s में थे, कि आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो बोलते यार रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और रिलेशनशिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंसान को समझ में आता है कि अब वो दोस्त नहीं है आपके आसपास, सब अपनी अपनी लाइफ में चले गए। अब आपको 1 कप चाय पीने के लिए भी 4 कॉल करने पड़ते हैं, तब जाके एक इंसान फ्री होता है, वो मिलता है और उसके साथ आप चाय पीते हो। इंसान को समझ में आता है यार ऐसा तो नहीं चलेगा। तो फिर उसको चाहिए कि कोई कंपेनियन हो जिसके साथ समय बिता सकें, जिसके साथ हर चीज़ शेयर कर सकें। तो यार रिश्ते ना बहुत इंपॉर्टेंट एक एंटिटी है एक व्यक्ति की ज़िंदगी की, उसको समय रहते उसकी वैल्यू को समझ लेना चाहिए, है ना। बट 30s या 30s के बाद या तब तक जाते जाते चीज़ें हाथ से निकल जाती है, जब तक उसको वैल्यू समझ में आती है। तो रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी, हमारा इंडिया का कल्चर, यहाँ की पुरानी चीज़ें उनको खूब प्रैक्टिस करना, उनको इनकलकेट करना, उनको अपने वैल्यूज़ में डाल के रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो जीवन में संतुलन रहेगा, नहीं तो फिर बहुत पंगे हो जाएंगे। सही बात है। ऑसम भाई, मज़ा आ गया आपके साथ फिर से बैठ कर। आशा करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लोग को मज़ा आया तो भाई इस पॉडकास्ट को लाइक कर दें और कमेंट करके अपनी राय भी बता दें। और आपको अगर लगता है ये पॉडकास्ट किसी के लिए फ़ायदेमंद होने वाला तो भाई उस तक पहुंचा दें, शेयर कर दें, अपने तक ना रखें।
और आप विकास भाई को भी रीच आउट कर सकते हो। इनसे कनेक्ट होने की सारी डिटेल्स नीचे मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम सब है ना भाई, सब डाल हाँ देंगे। जी हाँ जी। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक और मजेदार पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और मौज लो और खुश रहो, और जो है उसी में खुश रहो। मौज लो, कोई टेंशन तो नहीं बढ़िया है। करो अपना, क्या टेंशन है। क्यों विकास भाई? हाँ जी। और सुनाओ। और सुनाओ, ऑफ कैमरा बात करते हैं। हाँ।